सो द स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। This is the new chapter of your syllabus, source of energy. You know everybody what is energy? Energy is the ability to do the work. There are various type of the energy. एनर्जी क्या क्या हो सकती है बेटे आपकी? एनर्जी सोलर एनर्जी हो सकती है बेटे, सोलर एनर्जी। केमिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एंड लाइट एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, मस्कुलर एनर्जी हो सकती है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है, ओशियन थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, ओशियन एनर्जी हो सकती है, एक्सेट्रा, लास्ट में ईटीसी। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द एनर्जी। सोलर एनर्जी जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सन से। केमिकल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? केमिकल से। हीट एंड लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब कोई फ्यूल बर्न होता है, जब कोई फ्यूल बर्न होता है उस समय हमें हीट और लाइट एनर्जी प्राप्त होती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसके अंदर होती है बेटे? जो काम करने, जो जिस वस्तु शेप के कारण, किसी वस्तु की शेप के कारण, किसी वस्तु की वेलोसिटी के कारण, ठीक है ना, जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो है क्या है? ड्यू टू वेलोसिटी, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ड्यू टू शेप एंड स्टेट। मस्कुलर एनर्जी, हमारी जो मसल्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, आपने देखा होगा कहीं लावा निकलता है, बहुत गरम गरम लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। समुद्र के अंदर, समुद्र का पानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है उसको ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो beside these there are various type of energy also there. Today we will discuss source of the energy, source of the energy. So here first question arise here, why do we know, why do we need energy? Why do we need energy? वो एनर्जी क्या हो सकती है बेटे? वो एनर्जी जो है कहाँ से प्राप्त हो सकती है? फ्यूल से। कहाँ से एनर्जी हो सकती है? जो फ्यूल से प्राप्त एनर्जी होती है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है? नंबर 1 इसका आंसर है टू कुक फूड। टू कुक फूड, आपको पता है भोजन पकाने के लिए आपको जो है क्या लकड़ी की जरूरत पड़ती है, कोयले की जरूरत पड़ती है, या गैस की जरूरत पड़ती है, तो वो भी जो है क्या प्रकार का फ्यूल है? टू कुक फ्यूल। टू लाइट होम, टू लाइट होम, घरों में जो रोशनी होती है वो भी जो है कहाँ से प्राप्त होती है? एनर्जी से। घरों में जो रोशनी होती है वो बिजली से होती है। बिजली किससे बनती है? पानी को गर्म करने से बनती है, ठीक है ना। तो लाइट, यहाँ पर जो है टू लाइट होम। उसके बाद में बेटे फॉर आवर ट्रांसपोर्ट, फॉर आवर ट्रांसपोर्ट, जितने भी ये ट्रांसपोर्ट है बेटे,
चाहे आपका स्कूटर है, चाहे आपकी मोटरसाइकिल है, चाहे आपकी कार है, ठीक है ना, चाहे बस है, चाहे आपका कहते हैं ट्रेन है, एरोप्लेन है, उन सब में ये फ्यूल की जरूरत पड़ती है फॉर अवर ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। फॉर ऑल मशीन, फॉर ऑल मशीन, जितनी भी मशीनें होती है बेटे फैक्ट्री के अंदर, उन मशीनों को चलाने के लिए भी जो है हमको फ्यूल एनर्जी जरूरत पड़ती है। ठीक है। फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन क्या हो सकता है, खेती के लिए। फॉर प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के लिए, इन फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल फील्ड। तो हमें क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें अपने भोजन पकाने के लिए, घरों में रोशनी के लिए, ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, खेतों के अंदर जो है पैदावार करने, खेतों में पैदावार कर रहे हैं तो आपको जो वहाँ पर जो है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। पानी चलाने के लिए आपको जो ट्यूबवेल चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो पानी कैसे आया, वो बिजली कैसे बनी, वो सब जो है इससे फ्यूल के कारण, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर बेटे नेक्स्ट। हाँ, अब जैसे हमने बात की थी मस्कुलर एनर्जी, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कौन सी एनर्जी खर्च हो रही है हमारी, मस्कुलर एनर्जी। ठीक है जी। अब हम जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बेटे, वो क्वेश्चन है रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी के रिसोर्स हो, हम उनको जो है दो भागों में बांटते हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटे, वो सोर्स ऑफ एनर्जी अगर वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो उनको दोबारा उत्पन्न करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ द एनर्जी। दोज रिसोर्सेज, देखिए बेटे, दोज रिसोर्सेज of energy if they get exhausted, they can be renewed or regained in short period of time, in short period of time, in short period of time। और एग्जाम्पल बेटे इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, जैसे एयर है, जैसे वाटर है, जैसे प्लांट है, ये ऐसे रिसोर्स है, अगर ये खत्म हो जाए तो उनको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको प्रोड्यूस करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी। दूसरा है those resources of energy if they get exhausted, they cannot be regained
they cannot be regained easily, or can be regained or regained in very large time. In very large time. For example है बेटे fossil fuel, fossil fuels like oil, petroleum and नेचुरल गैस। तो भाई वेरी एनर्जी के वेरी सोर्सेस अगर वे खत्म हो जाए बेटे, उनको दोबारा रिगेन करने में, दोबारा उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या वो प्राप्त होते ही नहीं है। जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल को बनने में लाखों करोड़ों साल बनते हैं और लगते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है बेटे कि ये फॉसिल फ्यूल होते क्या है, कैसे बनते हैं फॉसिल फ्यूल। भाई मैं आपको सिंपली इसको समझा देता हूँ बेटे। फॉसिल फ्यूल है, हमारे यहाँ पर फॉसिल फ्यूल है बेटे, फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल है इसके बेटे ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये फॉसिल फ्यूल है हमारे, ऑयल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस, ये हमारे फॉसिल फ्यूल है। ये होते क्या है, ये कैसे बनते हैं, तो इनको मैं समझा रहा हूँ बेटे। अरे भाई जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी हमारे जानवर है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर है, जितने भी जंगल है, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जंगल, जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु किसी भी कारणवश कोई ऐसी घटना घटी होगी इस धरती के ऊपर, वे नीचे जो है जमीन के नीचे दब गए होंगे, वे नीचे जमीन के नीचे दब गए होंगे। तो लाखों करोड़ों साल के बाद वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा होगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, वहाँ पर प्रेशर बढ़ा होगा, वहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सब ने क्रिया की होगी, और क्रिया करने के बाद में आज वो किस में बदल गए हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर चेंज हो गए हैं। आज वे फॉसिल फ्यूल के अंदर जो है चेंजेज हो गए हैं। आपने देखा होगा जितने भी अरब कंट्री है, वहाँ पर जो है आपको पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो है लाखों करोड़ों साल पहले से ही जो है एक ट्रेडिशन आ रहा है, चल रहा है, और ट्रेडिशन है कि वहाँ पर जो है डेड बॉडी को जो है ज़मीन के नीचे दबाया जाता है। तो जब ये इस तरह से चलता रहता है, तो लाखों करोड़ों साल पहले जो मनुष्य या जानवर ज़मीन में नीचे दब गए थे या दबाए गए थे, आज उनसे जो है क्या बन गए हैं, फॉसिल फ्यूल बन रहे हैं। यही कारण है कि गल्फ कंट्री के अंदर वहाँ पर जो है पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि मोमडनों को, मुस्लिमों को जो है कहाँ पर जो है ज़मीन के नीचे जो है क्या करा जाता है, ब्रीड किया जाता है, दबाया जाता है। और ऐसे ही जो है ईसाइयों को भी जो है दबाया जाता है। तो आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्री में भी वहाँ पर जो है पेट्रोल मिलता है, परंतु हमारे देश में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है डेड बॉडी को मोस्टली क्या करता है, जलाया जाता है। खैर ये तो आपकी दूसरी पॉइंट थे, परंतु असली पॉइंट ये आप समझो, मतलब जो रियलिटी है वो ये समझो, जो जीव, जो पेड़ पौधे, जो जानवर, जो फॉरेस्ट आज से लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी भी कारणवश जो है नीचे दब गए थे, उनमें जो है under high temperature, under high pressure and by the action of the microorganism they convert into the fossil fuel। तो इसकी एक लाइन लिखिएगा, आपको समझ में आएगी बेटे। प्री हिस्टोरिक प्लांट एनिमल, प्री हिस्टोरिक plants, animals, other living organism, other living organism
trees and forest breed under the earth crust. Breed, B-U-R-R-I-E-D. Breed in earth crust. Breed in earth crust. Over a million of years. Over a million of years under high temperature, pressure and action of microbes in absence of oxygen changed into coal, petroleum and a natural gas called fossil fuel. देखिए बेटे, मैंने 4 लाइन के अंदर सब कुछ लिखने की कोशिश की बेटे। प्री हिस्टोरिक प्लांट, एनिमल, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेस्ट। आज से लाखों करोड़ साल पहले जो प्लांट, जो एनिमल, जो दूसरे जीव या जंगल जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है दब गए थे। तो वहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर में प्रेशर के कारण और बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब, माइक्रोब्स वाले होते हैं छोटे छोटे जीव, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है ना, चेंज इनटू कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नीचे दब गए थे वे आज कोयल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में जो है चेंज हो गए हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, ठीक है ना। जितने भी फॉसिल फ्यूल है दे कैन कॉज एयर पॉल्यूशन। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और यू कैन से इसके लिए बेटे एयर पॉल्यूशन। तो ये तो मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है मेजर कॉज ऑफ environmental or air pollution is excessive use of fossil fuel। अगर जितनी भी कोयल है, जितनी भी पेट्रोलियम है, जितनी भी नेचुरल गैस है, अगर उनको हम बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है या एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो किसके कारण ज़्यादा हो रहा है? कोयलों को, पेट्रोल को, नेचुरल गैस को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो हमें कोयले को, पेट्रोलियम को या नेचुरल गैस को, यू कैन से फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज करना चाहिए। अब आगे आता है बेटे, व्हाट आर द, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटे, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है हाउ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, हाउ, नाउ एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा? इसका आंसर है बाय थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, बाय नंबर 1 थर्मल पावर प्लांट।
थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, और तीसरा है यहां पर बेटे न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट, इन सब के द्वारा जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं भाई? देखिए थर्मल पावर प्लांट, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे पास करते हैं बेटे? द हीट प्रोड्यूस हियर, हीट is produced by burning coal. Here heat is produced by burning, heat is produced by burning coal या fossil fuel कह सकते हैं बेटे, by burning fossil fuel। जो फॉसिल फ्यूल है उनको हमने जलाते, जलाने से हीट बनेगी, then heat is used to produce steam by heating water। स्टीम जो है, अब बहुत ज़्यादा स्टीम बन गई बेटे, अब स्टीम जो है किसको जलाते हैं बेटे? टरबाइन को। स्टीम रोटेट द टरबाइन एंड टरबाइन रोटेट द व्हील। स्टीम रोटेट द टरबाइन एंड turbine rotate generator to produce electricity। तो इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं, उन वाटर टैंक को गर्म किया जाता है, इसके द्वारा फॉसिल फ्यूल के द्वारा गर्म करते ही जो है स्टीम बनती है, और स्टीम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो स्टीम जो है किसको जो है रोटेट कर देती है? टरबाइन को। और उन टरबाइन का जो है, टरबाइन जो है किससे कनेक्ट रहते हैं? जनरेटर से। जैसे टरबाइन रोटेट करेंगे जनरेटर रोटेट करेंगे, और जनरेटर रोटेट करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब आगे चलते हैं सेकेंड, हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है? डैम, पहले डैम बनाते हैं बेटे रिवर के पास में ऊंचाई पर, ठीक है ना, उस डैम से जो है पानी को नीचे डाला जाता है। जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे होता है तो उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो है वो उस काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो नीचे टरबाइन रखे होते हैं वो टरबाइन जो है घूमने शुरू हो जाते हैं। और टरबाइन किससे कनेक्ट होते हैं? टरबाइन कनेक्ट होते हैं किससे? जनरेटर से। और जनरेटर जो है जैसे टरबाइन मूव करेंगे उसी तरह से जो है फिर जो है जनरेटर मूव करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इन केस ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डैम की, ठीक है ना। और डैम कहाँ बनाए जाते हैं? नदी के पास, और वो भी ऊंचाई पर। तो बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है। अब वो जो इकट्ठा किया हुआ पानी है उसके अंदर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही उस डैम के पानी को हम नीचे अलाउ करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे वो
जो है पानी जो है नीचे जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो है आपके जो है क्या टरबाइन चलने शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वहाँ पर मैकेनिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब वो मैकेनिक एनर्जी के द्वारा जो है जनरेटर जो है घूमने शुरू हो जाते हैं और जनरेटर से क्या बननी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से इन केस ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो लिखिएगा बेटे यहाँ पर इसमें द वाटर फ्लोइंग, यहाँ पर देखिएगा द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, द वाटर stored in a dam, D-A-M, dam. The water stored in a dam allowed to fall is allowed, A-double-L, to fall, is allowed to fall, यानी कि जो डैम में पानी इकट्ठा किया हुआ है उसको हमने नीचे जो है अलाउ कर दिया गिरने के लिए। On water turbine, to fall on water turbine, water turbine. The kinetic energy of the water rotate the turbine. The kinetic energy of water, of falling water, of falling water, of falling water rotate. The falling water rotate turbine, which are connected to generator. Hence, due to rotation, hence due to rotation of turbine, generator also rotate. Generator also move. As a result, electricity is produced. ठीक है भाई। अब हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है बेटे? वहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ लगाए जाते हैं बेटे? डैम के पास। डैम कहाँ बनाए जाते हैं? नदी के पास। कहाँ बनाए जाते हैं? ऊंचाई पर, नीचे नहीं बनाते बेटे। ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, जो डैम के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, इज अलाउड टू फॉल ऑन द वाटर टरबाइन। वाटर स्टोर्ड इन ए डैम इज अलाउड टू फॉल ऑन द वाटर टरबाइन। पानी ऊपर से, पानी जो है कहाँ? वो डैम से नीचे गिर रहा है और नीचे क्या रखे हुए हैं? टरबाइन। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर रोटेट टरबाइन। जैसे ही पानी नीचे गिरेगा तो जो है टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देंगे। और जो टरबाइन है वो किससे जुड़े हुए? जनरेटर। इसलिए जैसे ही टरबाइन रोटेट करेंगे और जनरेटर भी चलना शुरू कर देंगे, और जनरेटर चलेगा तो जनरेटर से क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। आगे चलिए बेटे। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आता है कि डैम की क्या एडवांटेज है और डैम की क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन डैम। एडवांटेज ऑफ constructing dam, advantage of constructing dam on the rivers, नदी पर हम जो डैम बनाते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज है? ठीक है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट। It help
टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट, पहला एडवांटेज है, जो डैम बनाए जाते हैं उसे बिजली बनाने में काम आते हैं। इट हेल्प इन इरिगेशन, इट हेल्प इन इरिगेशन, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है बेटे खेतों में पानी डाल जाना, है ना। वाटरिंग इन फील्ड, वाटरिंग इन एग्रीकल्चर फील्ड। खेतों में जो पानी देते हैं हम बेटे, वो पानी कहाँ से आएगा? डैम से आएगा। तो डैम से जो आने वाला पानी है उसके द्वारा जो है खेतों में सिंचाई की जा सकती है। खेतों में सिंचाई का मतलब है खेतों में जो आपने फसल उगाई है उसको पानी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। इंडिया के अंदर जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जगह जगह बाढ़ आ जाती है। आजकल आप टीवी में देख रहे हो, बिहार में बाढ़ आ गई, असम में बाढ़ आ गई। तो कारण क्या है बेटे? उसके पीछे कारण ये है, अगर हम जगह जगह अच्छे अच्छे बड़े बड़े बांध बना देंगे तो हम जो है बाढ़ से बचाया जा सकता है। क्योंकि जो बरसात का पानी है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है नदियों में। अगर उस पानी को हम जो है इकट्ठा करने का कोई साधन जुटा ले तो फिर जो है बाढ़ नहीं आएगी, फ्लड्स नहीं आएगी। तो फ्लड से कैसे बचा जा सकता है? इट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड बाय कंस्ट्रक्टेड डैम ऑन रिवर। अगर रिवर पर हम जो डैम बनाते हैं, अगर हम रिवर पर डैम बनाते हैं तो किससे बचा जा सकता है? फ्लड से। FLOODS, फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़ बेटे। ठीक है जी। नाउ अब आते हैं डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में बेटे, डिसएडवांटेज। ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन द रिवर्स। पहला आंसर है बेटे इट डिस्ट्रॉय लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इट डिस्ट्रॉय large number of plants and animals. Plants and animals. Plants, animals and forest. And forests. प्लांट भी बर्बाद